जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो रसायन विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में हम जानेंगे कि ठोस अवस्था आखिर होती क्या है, और जो ठोस अवस्था होते हैं इसके बारे में किस तरह से इसकी संरचना होती है, किस प्रकार से इसके मॉलिक्यूल का क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। ऐसे कई सारी जानकारी आज इस हम टॉपिक के बारे में सीखेंगे। ये टॉपिक के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होने वाली हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि कोई द्रव्य होता है तो उसकी भौतिक तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है आपका गैस। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और आपका गैस यानी गैस होता है। ठीक है, तो द्रव और जो है गैस के बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है ठोस अवस्था। ठीक है, तो हम ठोस के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कि ठोस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो ठोस होता है उसका आकृति, कोई भी अगर ठोस कोई भी जो है सॉलिड है, उसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब वो क्यों निश्चित होता है तो वो आपको मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कोई भी ठोस है आखिर वो ठोस ही क्यों होता है। ठीक है, और उसका आयतन ही क्यों निश्चित होता है। तो देखिए इसके कई सारे रीजन हैं, उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है, वंडरवाल्स बल कह सकते हैं या आकर्षण बल कह सकते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं उसको। तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये बल अट्रैक्टिव होता है जिसकी वजह से वो ठोस होता है। दूसरी बात होता है कि इनके अंदर जो है दीर्घ परास पाया जाता है, कोई क्रमबद्ध तरीके से इनके अंदर एक लंबी श्रेणी मिलती है। इनके बीच में किसी जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी अट्रैक्शन होता है, और जो मॉलिक्यूलर क्रमबद्ध तरीके से बहुत लॉन्ग रेंज तक जाता है, जिसकी वजह से कोई ठोस ठोस होता है। ठीक है, तो ये कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से कोई जो है पदार्थ होता है वो ठोस ही अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ठोस की परिभाषा। अब हम ठोस के देखिए कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्या अंतराकणीय यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे भी जो है ठोस कई प्रकार के होते हैं। कणों के आधार पे भी ठोस जो है कई प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा ठोस अवस्था, जो कि क्लास 12 का अगर आप फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो ठोस के प्रकार के कणों के आधार पर, ठोस के प्रकार कणों के आधार पे, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कणों के आधार पे जो है ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टली ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है आपका अक्रिस्टली ठोस यानी अमारफस सॉलिड होता है ये। ठीक है, तो पहले हम क्रिस्टली सॉलिड के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टली सॉलिड का मतलब होता है कि कोई भी आप ले लीजिए, जैसे NaCl है, लकड़ी है, पत्थर है, आज भी किसी भी तरह का अगर आप कोई भी जो है पदार्थ अगर लेते हैं तो वो आपका ठोस होता है इस तरह के। ठीक है, अब ये ठोस क्यों होते हैं, इनके अंदर कई सारे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जो है क्रिस्टली ठोस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे गुण के बारे में, तो इनके अंदर दीर्घ परास पाया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है कि अगर कोई एक क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है तो वो क्रम जो है नियमित रूप से पाया जाता है, एक लॉन्ग रेंज तक मिलेगा आपको। बीच में कोई भी किसी प्रकार की आपको जो है उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये लंबी रेंज तक जाएगी, जिसकी वजह से ये दीर्घ इन जो है ठोसों में पाया जाता है। तीसरा, ये क्रमबद्ध तरीके से अणु की व्यवस्था होती है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि मान लीजिए एक लाइन में जो है 10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वही क्रमबद्ध तरीका हर एक लाइन में आपको मिलेगा, तो जिसकी वजह से क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। और ये बहुत दूर तक ये क्रमबद्ध तरीका जाता है, कोई भी जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है इनके क्रमबद्ध तरीके में, बिल्कुल आसान तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। तीसरा जो होता है, इनके अंदर का जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक काम करता है। कोई भी आकर्षण बल लगता है इसमें तो बहुत ही तेजी से काम करता है। और ये क्रमबद्ध तरीके, अगर हम NaCl का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए आपका Na है, इसमें प्लस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका Cl आएगा निगेटिव, फिर यहाँ पे आपका Cl आएगा इस तरह से निगेटिव, फिर एक आएगा आपका Na प्लस। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका यहाँ पे आएगा Na प्लस, और यहाँ पे आएगा आपका Cl निगेटिव। तो ये जो है एक क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से बहुत ही अटैचमेंट के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक क्रिस्टलाइन जो है फॉर्म उपलब्ध हो जाता है। अगर आप नमक को आप, ये आगे वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा, नमक को अगर आप टच करते हैं तो उसके अंदर कई सारे आपको देखेंगे कि फेस टाइप दिखता है। आप अगर शुगर उठा लेंगे, चीनी जिसे बोलते हैं, उसके एक कण को अगर आप उठा के आप उसको देखेंगे तो उसमें फलक पाए जाते हैं, कई सारे एंगल पाए जाते हैं। ये आगे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है इसमें लॉन्ग रेंज पाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से अणुओं की व्यवस्था होती है, आकर्षण बल का अधिक होना होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अधिक पाया जाता है।
इन ठोसों में, क्रिस्टली ठोस में। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जो है एक क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं, लॉन्ग दीर्घ लॉन्ग परास पाया जाता है, तो वहाँ पे जो है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल पे आप NaCl, लकड़ी, पत्थर, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। दूसरा है आपका एक्रिस्टली सॉलिड, जिसको बोलते हैं हम अमरफस सॉलिड। ये क्या होता है? देखिए इनके अंदर जो अगर आप इनके गुण की बात करेंगे तो इनके अंदर लघु परास पाया जाता है। लघु परास से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई रेंज जो है, अगर एक क्रमबद्ध तरीके से पहली श्रेणी में जुड़ा हुआ है, एक लाइन है, लेयर है, वो इसमें जो है 10 मालिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो आगे जो है ये ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है आगे जो है 3-4 जुड़े हो सकता है आगे 5-6 जुड़े हों, तो ये जो है लॉन्ग रेंज तक नहीं जाता है, बल्कि ये लघु परास ही होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्रिस्टली ठोस होते हैं। दूसरी बात है, ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं जुड़े होते हैं, इनके अंदर जो है उतार चढ़ाव, इनके जो तरीका होता है उतार चढ़ाव के तरह ये जुड़े रहते हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इनके अणुओं के बीच में उतना आकर्षण बल कार्य नहीं करता है जितना क्रिस्टली ठोस में काम करता है। मतलब अक्रिस्टली में आप मान के चलिए, अगर आपको अंतर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन तो लिखना है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड के बीच में, तो आप इन सब इनके गुणों के बारे में आप अंतर लिख के चलिए जाएंगे, एक दूसरे को अपोजिट करते चले जाएंगे, आपका अंतर बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक। तो अगर आप इनका गलनांक की हम बात करेंगे तो गलनांक भी इनके जो है स्थिर नहीं रहता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका गलनांक जो है निश्चित होता है, और इनका जो गलनांक और क्वथनांक गलनांक जो होता है काफ़ी हाई होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनका जो है गलनांक एक निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टली ठोस में गलनांक जो है अनिश्चित होता है। अगर आप रबड़ को ही ले लीजिए या प्लास्टिक को ले लीजिए, जब उसको आप जलाते हैं तो देखेंगे कि कहीं कहीं धुआं दे रहा होता है, कहीं जो है आग पकड़ लिया होता है, कहीं जलता ही नहीं है। तो ये इसके गुण होते हैं, ये इसलिए होता है। और रबड़ को जो है अगर आप उसको फैला देंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो उसका शेप सिंपल हो जाएगा। तो यही एक रीज़न होता है अमरफस सॉलिड के, इनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्रिस्टली ठोस होते हैं। समझ में आ गया आपको? अब ये तो कणों के आधार पे हो गया। अब हम देखेंगे अंतराकणी बलों के आधार पर जो है ठोसों के वर्ग की कितने प्रकार होते हैं। अंतराकणी मतलब उनके अंदर के जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, या उनके अंदर किस प्रकार के वो जो है ठोस पाए जाते हैं, उनके आधार पे जो है किस तरह के ठोस आपके बनते हैं। तो पहला है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब होता है कि जैसे उनके अंदर जो जो अणु होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अणु भी आपके 3 तरह के इसमें मिलेंगे, इसमें आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक होता है ध्रुवीय होता है, एक होता है अध्रुवीय होता है, और एक होता है हाइड्रोजन बंडित जो है ठोस होते हैं। तो मैं आपको ये अगली वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जैसे आप NaCl ले लीजिए, इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे Na+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, इस तरह के चार्जबल जितने चार्ज वाले जितने भी होते हैं, जैसे ऋणायन धनायन के जितने भी चार्जबल होते हैं, जो आपके ठोस होते हैं, उनको हम बोलते हैं आयनिक ठोस की कैटेगरी में रखते हैं। साथ में सहसंयोजक ठोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रेफाइट और जो है हीरा एक ही पदार्थ के एक ही चीज़ से बने हुए होते हैं, कोयले से बने होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी, इनकी गुणधर्म सारा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। बट आप देख सकते हैं सहसंयोजक जो ठोस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो साझा करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो है अट्रैक्ट करके बनाते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। तो कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि जो ग्रेफाइट है किस तरह का ठोस है। तो ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक यानी कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक है, तो आप सहसंयोजक के बारे में जान गए। दूसरा होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि धातु का मतलब होता है धात यानी मेटल। अब जैसे ले लीजिए, आप सोना ले लीजिए, चांदी है, आपका आयरन है, ठीक है, या आप सिल्वर है, ठीक है, या तांबा हो गया, तो ये एल्युमिनियम हो गया। जितने भी इस तरह के आपके ठोस दिखेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप इनको पीटते हो तो इनकी तन्यता होती है, इनको जो है आघात सहने की क्षमता होती है, तो इनको आप धात्विक ठोस कहते हैं। इनके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ना ही देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो या तो मूव करेगा या तो किसी चीज़ को आगे डोनेट करता है। तो यहाँ धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड का साझा होता है। इसमें आपका आयन होते हैं, जो प्लस आयन निगेटिव आयन होते हैं, इसमें आपके मॉलिक्यूलर जो है एक दूसरे को साझा करके बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए एक बेसिक जानकारी मैंने आपको बताया कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनको अंतराकणी बलों के आधार पर किस तरह अलग कैटेगराइज किया गया है। साथ में आप ठोसों के आधार पे मतलब कणों के आधार पे इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है,
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है और धात्विक ठोस है, इनको किस प्रकार से और बेहतर जो है बनाया गया, इनके और भी इसके बीच में जानेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो का आप सब लोग वेट कीजिए, मैं आपको जल्दी वो वीडियो दूंगा, हो सकता है कल ही मैं आपको ये वीडियो दूं। ठीक है, तो आगे हम इसके पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, ठोस अवस्था के पूरे जो है ए टू जेड के बारे में हम समझेंगे, इसके कुछ फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल हैं, सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।